हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर इन वेरी गुड हेल्थ। आज जो हम बात करने वाले हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस बात का पता तब चलता है जब आप 11th क्लास कंप्लीट कर चुके होते हैं, आप 12th में आते हैं या फिर आपका कोई एग्जामिनेशन बहुत करीब होता है, इधर इट इज ऑफ जेईई और नीट। क्या रिवीजन कैसे करें सर? आप हर समय हर चैप्टर में पूछते हैं रिवीजन कैसे करें। ये बात एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है जिसका आंसर हम ढूंढते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए कि रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। हालांकि ये सवाल 11th क्लास के बच्चे को पहले पूछना चाहिए था कि सर आगे चलकर मैं रिवाइज जब करूंगा तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा। बिकॉज अगर वो उसी समय से इस बात के लिए तैयार रहता, प्रिपेयर करके रहता कि मुझे आगे चल के रिवाइज करना पड़ेगा, तो शायद उसको उतनी दिक्कत ना आती जितनी अभी आ रही होगी अगर उसने पहले नहीं सोचा था। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि अब किया नहीं जा सकता। रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ते हैं ना, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, आप उस चैप्टर में पढ़ते हैं, आपको उस चैप्टर का 60% डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाता है और 40% पार्ट में कुछ ग्रे सा रहता है, कुछ रेड जोन रहते हैं, आपको समझ में आता है नहीं आता, ऐसा होता है। लेकिन 60% पार्ट समझ में आने के बाद भी जब आप बहुत समय बाद जब इस चैप्टर के बारे में आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि यार ये चैप्टर मुझे नहीं आता, क्योंकि जो 40% जो था, जो आपसे नहीं हो रहा था या कम हो रहा था, उसका इंपैक्ट आपके मेमोरी पे सबसे ज्यादा पड़ता है। और हमें लगता है कि वो चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं आता क्योंकि वो 40% ने आपकी मेमोरी में ये डाल दिया है कि तुम्हें ये चैप्टर नहीं आता, जबकि ये चैप्टर तुम्हें 60% आता था, 40% नहीं आता था, यानी ज्यादा आता था, कम नहीं आता था। फिर भी इंपैक्ट हमारे दिमाग में था कि भैया ये चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। बिकॉज हमेशा हमारा दिमाग, दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग जो निगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं उनको याद रख लेता है। उनको याद रख लेता है कि भैया ये मेरे साथ हुआ था बुरा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब बात ये आई कि फिर सर क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो द बेस्ट स्ट्रेटजी इज दैट कि व्हेनेवर अ चैप्टर इज बीइंग कंप्लीटेड, जब भी कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो, आप उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को 1 by 1 लिख ले, माइक्रो शेड्यूलिंग कर ले कि भैया ये टॉपिक पढ़ाए गए हैं। मान लिया एक चैप्टर में आपको 20 टॉपिक पढ़ाए गए हैं, 20 तरह के आर्टिकल्स कराए गए हैं, 20 तरह के प्रोफाइल्स कराए गए हैं, 20 तरह की बातें बताई गई हैं, तो आप उन 20 तरह की बातों को लिख लें। और उनमें कुछ बातें ऐसी रही होंगी जिसे आपने अच्छे से समझा और उसके सवाल आपसे अच्छे से बन रहे हैं, उनको ग्रीन कलर से मार्क कर दे कि भैया ये बात मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। अगर जो बात कुछ ऐसी है कि आपके कुछ सवाल बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे, ऑफ एंड ऑन टाइप की सिचुएशन है, कभी बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो पता है कि क्या होता है, लेकिन कभी कभी बनते कभी कभी नहीं बनते, यू मार्क इट येलो फॉर एग्जाम्पल। एंड कुछ ऐसे पार्ट टॉपिक होंगे, कुछ ऐसा पार्ट होगा जो आपको समझ ही में नहीं आया, जिसका एक भी सवाल आता है आपकी हालत खराब हो जाती है, आप उससे डरने लगते हैं और आप वो सवाल छोड़ने का लगता है कि ये तो नहीं हो पाएगा, उसको रेड कर ले। Why? Because when the chapter is completed, आपने कहा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आपको अब ये पता है कि आपका 25 टॉपिक नहीं है जिनको आपको पढ़ना है दोबारा, आपके कुछ 3-4 टॉपिक है जिन पे आपको काम करने की जरूरत है। वो 3-4 टॉपिक पे आप लगातार काम करते रहिए, कोशिश करिए कि ड्यूरिंग द कोर्स ही, आगे रिवीजन आने से पहले ही 11th क्लास में अगले 1 महीने में थोड़ा प्रैक्टिस करिए, डिस्कशन करिए, पूछिए लोगों से, पढ़िए, रीडिंग करिए और कोशिश करिए कि उस रेड वाले को कम से कम येलो जोन में तो लेके आ जाए आप। ये आप रन टाइम पे ही करिए। अगर आप 11th क्लास में है, ये रन टाइम पर ही करिए, ताकि आपका जब रिवीजन का समय आएगा तो आपका सिर्फ 2 ही कलर बचे, ग्रीन और येलो, कोई रेड जोन ना हो। तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होगी और आपके दिमाग में ये इंपैक्ट आएगा कि भैया वो कलर फोटो ना आपके दिमाग में बैठी रहेगी कि हाँ, मेरा कोई इस चैप्टर में रेड टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं आता है, ये चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल मुझे सारा क्लियर है, कुछ जगहों पे मुझे और फोकस करने की जरूरत है, जो येलो पार्ट है उसको मैं सुधार लूंगा, तो ये चैप्टर मेरा 100 out of 100 हो जाएगा, यानी कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट टू परफॉर्म वेल इन दैट particular chapter. So this is one of the strategy you have to follow from the beginning if you are in 11th class. For example, if you are in 12th class, then you have to do this thing. अब आपको जैसे आपके रनिंग टॉपिक में आपने एक चैप्टर आपने उठाया, एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाया कि मेरा जो रनिंग टॉपिक चल रहा है 12th का, उसको तो आप मिस नहीं कर सकते, उसको तो आप वैसे ही फॉलो करिए जैसे मैंने 11th क्लास के लिए बोला था।
लेकिन अगर आपका 12th क्लास में 11th का रिवीजन करना है, उन टॉपिक्स को देखना है, तो उसमें कोई भी एक टॉपिक चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर का एक पेज पर माइक्रो शेड्यूल लिखिए, सिंपल A4 शीट पर एक माइक्रो शेड्यूल लिखिए कि ये टॉपिक्स है, ये चीजें हैं, और देखिए कि यार किन किन टॉपिक्स में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 सवाल ट्राई करिए, उन सवालों को ट्राई करके देखिए कि यार ये सवाल तो हो रहे हैं, ये टॉपिक मेरे को आता है, मतलब ये समझ में आ रहा है मुझे, ये सवाल इसके नहीं हो रहे हैं, ये लेकिन समझ में तो आ रहा है पर सवाल नहीं, और उसको येलो करिए। ये क्या सवाल है, ये कैसे हो रहा है, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, उनको आप रेड करिए। नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट रेड वन। देखिए, सबको ग्रीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबको येलो करना हमेशा आसान है। तो आप कम से कम इतना याद रखिए कि आपका कोई रेड जोन में टॉपिक नहीं होना चाहिए। इस पूरे ये जो मैंने आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, इट इज हाईली रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट। ये इसको कहते हैं नॉलेज ट्री। मतलब अभी भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहे हैं कि नॉलेज ट्री मैपिंग से क्या फायदा हो सकता है। इवन बहुत सारी एडटेक कंपनीज भी इस पे काम कर रही हैं कि नॉलेज ट्री मैपिंग अगर हम बच्चे को देंगे तो वो शायद उनका लिए तो वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक होगा कि भैया कि इसको नॉलेज ट्री दे दे, बट नॉलेज ट्री इज अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज एंड इट वुड बी मोस्ट पावरफुल इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ। अगर आप खुद के लिए बना रहे होंगे नॉलेज ट्री तो ये बहुत काम की चीज होगी। तो ये नॉलेज ट्री बनाने की कोशिश करिए, ठीक है मेरी बात। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंप्लीट दिस नॉलेज ट्री इन वन पेज A4 साइड के एक ही साइड पर आप लिख सकते हैं। देन ऑब्वियसली व्हाई यू टू रिमेन ब्लैंक, आप पीछे वाला पेज ब्लैंक छोड़ने की क्या जरूरत है, उस पे आप उसके कम से कम सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स तो बनाने का मैंने तरीका बताया था, वो नहीं, आप इसके फॉर्मूले लिख लीजिए सारे कि भैया ये फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं। तो जब भी आपको पता है, आप पीछे देखते रहेंगे तो आपके पास एट द एंड जब चैप्टर खत्म होंगे, टॉपिक खत्म होंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपके पास तीनों सब्जेक्ट पे मिलाकर भी ना 70 से 80 पेज बचेंगे। तीनों सब्जेक्ट्स मिलाए तो सारा कंप्लीट होने के बाद भी 70 से 80 पेज है, जिनको ही आपको रिवाइज करना है और सवाल लगाने हैं। एग्जांपल फॉर्मूले सब लिखे हुए हैं वहां पे, और ये खुद से किया होना चाहिए। somebody else is giving it to you, then it is not going to benefit you. Why it is not going to benefit you? Because उसको सही असेसमेंट नहीं हो सकता। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही मैं आपके बारे में पढ़ के आपको पढ़ाकर समझता हूं कि यार तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, बट द बेस्ट असेसमेंट ऑफ योरसेल्फ कैन बी डन बाय यू ओनली। आप ही बेस्ट असेसमेंट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अब बात आती है उन लोगों की जिनका जेईई एडवांस का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। जेईई एडवांस का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, लगभग 45-50 दिन बचे हुए हैं जिनमें जेईई एडवांस एग्जाम है। व्हाट दे शुड डू, दे डू नॉट मेक द माइक्रो शेड्यूल ना बनाए, वो आईटी जेईई एडवांस का सिलेबस कहीं से पाएं, कहीं से लें आईटी जेईई एडवांस का सिलेबस, और उस आईटी जेईई एडवांस के सिलेबस में ब्रेकअप दिया होता है हर चैप्टर्स का कि ये चैप्टर में ये चीजें मैं पूछ सकता हूं। और जेईई एडवांस मोर और लेस 99.99% सिलेबस के अंदर ही सवाल पूछता है, ऐसा नहीं कि वो बाहर का सवाल पूछता है। और आराम से उसको आप मार्क करिए ग्रीन, रेड, येलो, और अभी अपने पहले 20 दिन में आप उस रेड को येलो में लाने की कोशिश करिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर जेईई का पेपर का पैटर्न की बात की जाए, जेईई एडवांस के अगर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर में 4 सवाल, जैसे फिजिक्स में अगर आपके 20 सवाल आ रहे हैं पर्टिकुलर एक चैप्टर में, एक पेपर में, तो 4 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट या आउट ऑफ द वर्ल्ड हो कि आपको समझ में ना आए। पर 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू, यानी कि 16 क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, 80% क्वेश्चन वैसे हैं कि येलो जोन वाला बच्चा भी उसे सही कर सकता है, यानी जिसको बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी उस सवाल को सही कर सकता है। जब 80% पेपर ऐसा आता है लेकिन वो डर के मारे सवाल नहीं हो पाते क्योंकि उसको लगता है ये सवाल तो हुआ नहीं, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। बट कम से कम इतना करिए कि आपका कोई भी पार्ट ऑफ द चैप्टर, कोई भी सिलेबस का पार्ट रेड जोन में ना होना चाहिए। येलो वाले को ग्रीन में लाने की कोशिश करिए, रेड वाले को येलो, लेकिन फोरमोस्ट एक्सरसाइज है कि रेड को येलो जोन में लाने की कोशिश करिए, जिसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कुछ सवाल आपसे बनते हैं। एंड अगर आपने इन 40 दिन में इसको सही से फॉलो किया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी कि ऐसा रिजल्ट आएगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज थिंग्स। सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन उनके लिए जो 11th में है, उसके बाद है 12th वालों के लिए जो कि अगले साल एग्जाम देंगे, लेकिन उनके लिए भी फीजिबल है। टाइम स्केल जो है वो बदल चुका है, अलग अलग है, उनके पास ज्यादा समय है, आपके पास कम समय है, लेकिन स्ट्रेटजी सेम है, स्ट्रेटजी सेम फॉलो करनी है। और अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, प्लीज अपने रेड को येलो में कन्वर्ट करें। रेड टू येलो कन्वर्जन इज ओनली योर एम इन फर्स्ट 20-30 डेज।
ऑफ योर बिफोर योर एग्जामिनेशन। आई एम टॉकिंग टू जे एडवांस जो देने वाले हैं, उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूं। आई होप ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बाय रहेगा।